नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग साइंस से संबंधित बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जो कि कल से कंटिन्यू है। हम लोग 100 प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो कि बिना कम समय में, बिना देरी के, इतने अच्छे कंटेंट के साथ, नए ऑब्जेक्टिव टाइप्स, वन लाइन फैक्ट के अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया। आज का पहला प्रश्न है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया। तो नियॉन लैंप का जो आविष्कार है जॉर्ज क्लाउडी ने किया। जॉर्ज क्लाउडी ने नियॉन लैंप का आविष्कार किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है कि वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया। अगला प्रश्न है कि वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया। वाटर टरबाइन का आविष्कार किसने किया। तो वाटर टरबाइन का जो आविष्कार है वो बेनाइट फार्नियरन ने किया। बेनाइट फार्नियरन ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर अगला है कि विद्युत स्टोव का आविष्कार किसने किया। तो विद्युत स्टोव का जो आविष्कार है लेलायड ग्राफ कॉपमैन ने किया। तो ऑप्शन आता है कि कॉपमैन ने किया है। विद्युत स्टोव का आविष्कार जो किया है कॉपमैन ने किया है। कॉपमैन ने विद्युत स्टोव का आविष्कार किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विद्युत ट्राम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो विद्युत ट्राम का जो आविष्कार है वो फ्योडोर पिरांटेक्सी ने किया है। फ्योडोर पिरांटेक्सी ने किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत कुर्सी का आविष्कार। विद्युत कुर्सी का आविष्कार किसने किया। तो विद्युत कुर्सी का जो आविष्कार है अल्फ्रेड पी साउथविच ने किया। अल्फ्रेड पी साउथविच ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रॉकेट का आविष्कार किसने किया। तो रॉकेट का जो आविष्कार है वो रॉबर्ट गोडार्ड ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया। तो एडोल्फ गास्टन एयूजेनफिक ने किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वांटम थ्योरी या प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया। तो क्वांटम थ्योरी या प्रमेय को मैक्स प्लांक ने प्रतिपादित किया, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ये आईएमपी प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि क्वांटम थ्योरी या क्वांटम प्रमेय का प्रतिपादित मैक्स प्लांक ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार नाभिकीय रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो नाभिकीय रिएक्टर का जो आविष्कार है वो एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया। एनरिको फर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। एनरिको फर्मी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तड़ित चालक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बेंजामिन फ्रैंकलिन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में किसका घनत्व सर्वाधिक है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, जिसमें से जल है, जो कि जल का घनत्व सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शंस पर डिपेंड करने वाला प्रश्न है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक बार बराबर होता है। तो एक बार बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, यानी कि पीए, जो कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि 10⁵ पास्कल
1 बार बराबर 10⁵ पास्कल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक वास्तविक गैस आदर्श के रूप में व्यवहार करती हैं, तो ये कब व्यवहार करती हैं? निम्न दाब और उच्च ताप पर व्यवहार करती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया रखा है। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जल का उबाल बिंदु यानी कि क्वथनांक निर्भर करता है, तो जल का उबाल बिंदु यानी कि जल का जो क्वथनांक होता है वो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं अगला प्रश्न और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि पहाड़ी इलाकों यानी कि पहाड़ी क्षेत्र या स्थानों पर जल का उबाल बिंदु यानी कि क्वथनांक होता है, कितना होता है? तो जल का जो क्वथनांक है वो समुद्र सतह पर से कम होता है, समुद्र सतह पर से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है कि भोजन पकाते समय नमक डालने पर सब्जियां कम समय में ही पक जाती हैं, क्योंकि तो क्यों पक जाती हैं? क्योंकि जल का उबाल बिंदु यानी कि जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। जल का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा, इसलिए सब्जियां जल्दी यानी कि कम समय में पक जाती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑटोमेटिक या स्वचालित वाहनों में हाइड्रोलिटिक ब्रेक यानी कि द्रव चलित रोधक किस नियम के आभासी प्रतिवेदन पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर काम करता है, पास्कल के नियम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसका उपयोग दाब को मापने में किया जाता है? तो दाब को मापने में एरेनाइट बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि अगर बैरोमीटर भी अगर आपका ऑप्शन आता है तो वो भी आपका राइट आंसर होने वाला था, यानी कि एरोनाइट बैरोमीटर का उपयोग दाब को मापने में किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है यदि एक वायुमंडलीय दाब को एक गोल बर्तन यानी कि बॉल जार में रखा जाए और इसे धीरे धीरे वायु निकाल ली जाए, तो पारे की सतह क्या होगी? बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। पारे की जो सतह रहेगी वो बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वायु से भरे गुब्बारे को कील की अपेक्षा सुई से फोड़ना अधिक आसान है, क्योंकि सुई कील की अपेक्षा गुब्बारे पर ज्यादा दबाव डालती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं कि चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्वत की चोटी पर चावल पकाना कठिन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि पहाड़ों पर जल निम्न ताप पर ही उबल जाता है, क्यों उबल जाता है? क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर खाना पकाने के को कम समय कर देता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो कुकर के अंदर जल का जो क्वथनांक बिंदु होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जल का क्वथनांक बढ़ने से कुकर में, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, यानी कि कम समय लगता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर को चावल जल्दी ही पक जाते हैं, क्यों? क्योंकि उच्च तापमान पर उबलता है, क्योंकि जल जो है वो उच्च तापमान पर उबलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कंटेनर यानी कि बर्तन के तल पर द्रव द्वारा दाबित दबाव के आकलन हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होगी? चार ऑप्शन आपके सामने हैं और चार में से एक की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि बर्तन के तली के क्षेत्र का वर्ग जो है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। बाकी द्रव के स्तंभ तो द्रव की मत की ऊंचाई, द्रव घनत्व और बर्तन की तली पर लगा गुरुत्व, ये तीनों की आवश्यकता होगी, लेकिन बर्तन की तली का क्षेत्र का वर्ग जो है इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस नियम के कथानुसार जब कोई वस्तु जल में पूरी अथवा आधी डूबी जाती है तो ऊर्ध्वगामी बल का अनुभव करती है, यह वस्तु के भार के द्रव्य विस्थापन के समतुल्य होता है? ये नियम है आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि आर्किमिडीज का नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु पूरी अथवा आधी जल में डूब जाती है तो ऊर्ध्वगामी बल का अनुभव करती हैं, ये जो विस्थापन के समतुल्य होता है ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि दाब की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो दाब की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई पास्कल है। पास्कल दाब की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है पास्कल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगला प्रश्न है, द्रव चालित या हाइड्रोलिटिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो हाइड्रोलिटिक लिफ्ट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? आइए देखते हैं प्रश्न। तो पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम का सिद्धांत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस खेल के खिलाड़ी को पास्कल के नियम की जानकारी अवश्य होनी चाहिए? तो स्कूबा या ड्राइविंग के जो नियम है उस खिलाड़ी को पास्कल के नियम की आवश्यकता होनी चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, आर्द्रता रिक्तस्थान द्वारा मापी जाती है। तो आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर यानी कि आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा को किस पद में मापा जाता है? तो वाष्प की मात्रा को आर्द्रता के रूप में मापा जाता है। आर्द्रता यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, ठेला एक उदाहरण है। एक उदाहरण है, आपको बताना है किसका उदाहरण है? तो द्वितीय वर्गीय उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय वर्गीय उत्तोलक का उदाहरण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग होता है तो क्यों होता है? घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पहाड़ों पर चढ़ते समय ड्राइवर वाहन के गियर का औसत बनाए रखता है, क्यों बनाए रखता है? एक गियर से अधिक या एक गियर के बराबर जो औसत रहता है वो एक गियर से अधिक या एक गियर के बराबर
यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। वाष्प इंजन या वाष्प मशीन में चक्का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि इंजन की गति को त्वरित करता है। क्यों है? क्योंकि इंजन की गति को त्वरित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्न में से कंटीलीवर बीम यानी कि पुंज का उदाहरण है। तो कंटीलीवर बीम यानी कि पुंज का जो उदाहरण है, गोता लगाने का बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक साधारण मशीन है। तो साधारण मशीन क्या करती है? आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती। आरोपित बल की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तुला दंड या तराजू के संतुलन की क्रियाविधि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि स्थिर विद्युत अवक्षेपक अथवा स्थिर विद्युत धूल कण निस्यंदक का प्रयोग प्रदूषण नियंत्रण के लिए होता है। तो किसके लिए होता है? वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए होता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नॉट मात्रात्मक इकाई है। तो किसकी इकाई है? नॉट किसकी इकाई है? समुद्री जहाज की गति नॉट के इकाई के रूप में मापी जाती है। समुद्री जहाज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वाहनों के टायर पूरी तरह से हवा से भरे हुए होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सरल गतिशील की निश्चितता बनाए रखते हैं, इसलिए वाहनों के टायर पूरी तरह हवा से भरे हुए होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, फोटोस्टेट मशीन कार्य करती हैं। तो फोटोस्टेट मशीन जो है स्थित विद्युत चित्र बनाने के लिए कार्य करती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि उड्डयन गतिविधियों का लेखांकन अथवा उड्डयन अभिलेखन तकनीकी रूप में क्या कहलाता है? तो ब्लैक बॉक्स कहलाता है। ब्लैक बॉक्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ब्लैक बॉक्स कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है अति चालक वे पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं जो विद्युत धारा के गमन के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं? जो विद्युत धारा के गमन के लिए न्यूनतम प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस मशीन अथवा यंत्र का लघु रूप या शॉर्ट फॉर्म LHC है? तो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक खगोलीय दूरी की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, आइजैक न्यूटन द्वारा आविष्कार किया गया। तो आइजैक न्यूटन द्वारा किसका आविष्कार किया गया? परावर्तक दूरदर्शी का आविष्कार किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिसे भौतिक के रूप में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो डॉक्टर सीवी रमन आपका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गया, तो प्रथम भारतीय जो है वो राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, भौतिक राशि जर्क की इकाई क्या है? तो मीटर प्रति घन सेकंड है। मीटर प्रति घन सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है
कि ब्रह्मांड का अध्ययन किस विज्ञान के लिए किया जाता है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो चंद्रमा का अध्ययन चंद्र विज्ञान या सेलिनोलॉजी कहलाता है, सेलिनोलॉजी कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर के बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर होता है 10 की घात -9, 1 नैनोमीटर होता है 10 की घात -9, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया है, तो मेजर यूरी गागरिन, प्रथम मानव जो अंतरिक्ष में गया है मेजर यूरी गागरिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है किसी वस्तु का द्रव्यमान, भौतिक राशि, आधारीय गुण और अदिश राशि या उपर्युक्त सभी, तो इसका जो आंसर है वो उपर्युक्त सभी होने वाला है, उपर्युक्त सभी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान है, मात्रा और ऐसा ही दिया गया है, तो मिलान का प्रश्न है, और मिलान का जो प्रश्न है उसमें है आवृत्ति, ओम, बल, हर्ट्ज, प्रतिरोध और न्यूटन। तो जो दिया गया है आवृत्ति को जो मापा जाता है वो मापा जाता है हर्ट्ज में, यानी कि ए पहले का ए, और बल को जो मापा जाता है वो मापा जाता है न्यूटन में, यानी कि दूसरे का सी, और प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, यानी कि तीसरे का ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आईएमपी प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नाभिक की त्रिज्या की सर्वाधिक इकाई क्या है, तो नाभिक की त्रिज्या की सर्वाधिक इकाई फर्मी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है झीलों की सतह के जमने पर झील के तलछट आधार तल का द्रव्यमान शून्य तापमान पर क्या होगा, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ठोस से गैस रूपांतरण की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। बहुत ही सरल और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो संवेग, विस्थापन और आघूर्ण ये सभी सदिश राशि हैं, लेकिन गति जो है वो एक प्रकार की सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि जो है वो गति नहीं है, क्योंकि यह एक अदिश राशि है, और वेग, विस्थापन और आघूर्ण ये सब सदिश राशि हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, बाकी त्वरण, बल और वेग ये सभी सदिश राशियां हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन से जोड़े गलत हैं, तो जोड़ा जो गलत है पारसेक दूरी की इकाई है, राइट है, और बैरल द्रव का जो इकाई है वो भी राइट है। प्रकाश वर्ष समय का नहीं है, तो केवल तीसरा जो है वो गलत जोड़ा है, तीसरा जो है गलत जोड़ा है। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि पदार्थ जिसका उपयोग घर्षण कम करने के लिए किया जाता है, तो घर्षण कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। स्नेहक का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर अगला। ग्रहों की गति को जिस नियम के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है वो केपलर का नियम है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, वो केपलर का नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। तो ये रहे आज के कुछ मोस्ट और इम्पोर्टेंट आईएमपी प्रश्न जो कि आने वाली प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही रामबाण का काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे।